नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल कुमार यादव। आज का हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संबंधों में नई विश्व व्यवस्था। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात का दौर शीत युद्ध का था और इसी शीत युद्ध के अंतिम चरण में 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ और सोवियत संघ के विघटन के पश्चात विश्व में एक नई विश्व व्यवस्था, जिसे इंग्लिश में द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, वो स्थापित हुई। और इस 1991 के पश्चात अर्थात सोवियत संघ के विघटन के पश्चात 30 वर्षों में भूमंडलीकरण, संचार क्रांति, आतंकवाद की बढ़ती घटनाएं, राष्ट्रीय संप्रभुता से सीमा विहीन राष्ट्रों की स्थिति, ये मुख्य नए मुद्दे उभर कर आए हैं। आज हम भूमंडलीकरण के दौर में जी रहे हैं। विश्व व्यवस्था के निर्धारित कारकों में सैनिक कारकों के बजाय आज बाजार व्यवस्था एवं आर्थिक कारण अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। आज जो विश्व समुदाय है वो आतंकवाद से त्रस्त है। नस्ली एवं धार्मिक एवं सांस्कृतिक वर्चस्ववादी आतंकवाद बढ़ रहा है। तो आज का हमारा मुख्य जो टॉपिक है वो नई विश्व व्यवस्था क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सोवियत संघ के बिखराव एवं खाड़ी युद्ध में अमेरिकी नेतृत्व में संयुक्त बल की विजय ने संपूर्ण विश्व को एक नई विश्व व्यवस्था स्थापित करने का योगदान दिया है। नई विश्व व्यवस्था की चर्चा करते हुए उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने कहा था कि खाड़ी युद्ध का मुख्य उद्देश्य एक नई विश्व व्यवस्था की स्थापना था, जिसमें विश्व के समस्त राष्ट्र समृद्धि और बंधुत्व के साथ रहे, भाईचारे के साथ रहे, कोई भी आतंकवाद से भयभीत न हो तथा न्याय के अनुपालन में शक्तिशाली और शांति की तलाश में अधिक सुरक्षित हो। इसके बाद तो बदलते विश्व परिदृश्य ने नई विश्व व्यवस्था अवधारणा की व्याख्या, विश्लेषण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों के लिए एक फैशन सा शब्द हो गया है। फुकुयामा जैसे विद्वानों ने नई विश्व व्यवस्था की व्याख्या इतिहास का अंत अवधारणा के रूप में प्रस्तुत की है। फुकुयामा के अनुसार मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा के अंत के साथ साथ पश्चिमी उदारवादी लोकतंत्र की अंतिम विजय ने एक प्रकार से इतिहास का अंत सा कर दिया है। इसी प्रकार सैमुअल हंटिंगटन ने एक पुस्तक लिखी थी 1996 में। उस पुस्तक का नाम था द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द रीमेकिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर में लिखा कि नए विश्व में क्षेत्रीय राजनीति नस्लवाद और जातीय संघर्षों की राजनीति है। विश्व राजनीति सभ्यताओं के टकराव की राजनीति है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कार्यसूची के प्रमुख मुद्दे सभ्यताओं के संघर्ष से जुड़े हुए हैं और शीत युद्धोत्तर नई विश्व व्यवस्था में सभ्यताओं का संघर्ष विश्व शांति के लिए आज सबसे बड़ा खतरा है। 21वीं सदी है और देखिए आज उसमें बदलाव आ रहा है। 21वीं सदी में विश्व व्यवस्था के अनुक्रम में बदलाव तो है ही, साथ ही एक ध्रुवीयता को दरकिनार कर राष्ट्रों के बजाय सभ्यताओं के राजनीतिक एकीकरण का भी ये सदी इशारा कर रही है। यह विश्व अर्थव्यवस्था में अमेरिका के लंबे एकाधिकार को चुनौती दे रही है। साथ ही भारत, चीन, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान जैसे राष्ट्रों की महाशक्ति की दावेदारी प्रस्तुत कर रही है। भूमंडलीकरण के के कारण आज सारी संस्कृतियां एकजुट होती जा रही है, समान होती जा रही है। तकनीक अब तक के सर्वोच्च स्तर को प्राप्त कर रही है। आतंकवाद है वो संपूर्ण समस्या के लिए एक चुनौती बनकर उभरा है। विश्व व्यापार संगठन है शक्ति का नया केंद्र बन के उभर रहा है। G8, G20, ब्रिक्स, इप्सा जैसे नए संगठन बनते जा रहे हैं और राजनीतिक विवादों के बजाय आज आर्थिक एवं वाणिज्यिक मुद्दे महत्वपूर्ण बनते जा रहे हैं। तो ये जो हमने चर्चा की नई विश्व व्यवस्था में जो बदलाव आए हैं उनकी, अब इस नई विश्व व्यवस्था की कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं।
इसकी पहली विशेषता है भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण ने देखिए संपूर्ण विश्व को सिमटकर एक जैसा बना दिया है। एक देश की सीमा के बाहर दूसरे देशों में वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन करने वाले अंतर्राष्ट्रीय निगमों अर्थात बहुराष्ट्रीय निगमों के साथ साथ देशों के उद्योगों की संबद्धता भी भूमंडलीकरण से है। भूमंडलीकरण राष्ट्रों की राजनीतिक सीमाओं के आर पार आर्थिक लेन देन की प्रक्रियाओं और उनके प्रबंधन का प्रवाह है। इस भूमंडलीकरण के कारण व्यापार के क्षेत्र में खुलापन आया है और विदेशी निवेश के प्रति राष्ट्रों में उदारता बढ़ी है। दूसरी इसकी विशेषता है उदारीकरण। आज भूमंडलीकरण के साथ साथ विश्व के सभी भागों में कहीं से भी तेज कहीं मंद रफ्तार से आर्थिक उदारीकरण की लहर चल रही है। आर्थिक उदारीकरण की लहर 1980-81 से विश्व की प्रमुख मानी जाने वाले समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं के भ्रमजाल के टूटने के फलस्वरूप प्रारंभ हुई एवं सोवियत रूस सहित पूरी यूरोप जो कभी साम्यवादी राष्ट्र हुआ करते थे, साथ ही चीन जैसे साम्यवादी देश में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया भी तेज़ी से बढ़ रही है। साथ ही 1991 के बाद लागू किए गए आर्थिक सुधार धीरे धीरे एक नया दृष्टिकोण और विचारधारा का हिस्सा बन गए हैं, जिसमें नियंत्रणों एवं नियमनों के स्थान पर बाजारीकरण, निजीकरण एवं भूमंडलीकरण पर बल दिया गया है एवं लाइसेंस, परमिट, नौकरशाही, सब्सिडी आदि को जारी रखने के बजाय इनको यथासंभव कम करने पर बल दिया जा रहा है। इस नई विश्व व्यवस्था की तीसरी विशेषता है बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था। भूमंडलीकरण एवं उदारीकरण के फलस्वरूप आज जो अर्थव्यवस्था है वो बाजारों उन्मुख है। सोवियत संघ और पूरी यूरोप के देशों ने पूंजीवाद के विरुद्ध एक बेहतर आर्थिक तंत्र के रूप में साम्यवादी व्यवस्था का प्रयास किया था, किंतु उसका परिणाम है वो नकारात्मक रहा। आज त्वरित आर्थिक विकास के लिए दुनिया के अधिकांश देशों ने पूंजीवादी मॉडल या बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था का सिद्धांत अपना लिया है, जिसकी मुख्य विशेषताएं मुक्त व्यापार, स्वतंत्र समझौता, बाजार एवं उपभोक्तावाद, खुली प्रतियोगिता एवं आर्थिक क्षेत्र में राज्य का कम से कम नियंत्रण हो एवं आदेशित अर्थव्यवस्था अर्थात राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था के स्थान पर निजीकरण का बढ़ता महत्व है। इसकी चौथी विशेषता है सूचना प्रौद्योगिकी। आज 21वीं सदी में विश्व में सूचना और प्रौद्योगिकी की क्रांति आ चुकी है। सूचना का युग आ गया है। सूचना के क्षेत्र में इस नई क्रांति का सूत्रपात रेडियो, ट्रांजैक्शन, टेलीफोन, सेलुलर फ़ोन, कंप्यूटर, दूरसंचार उपग्रह, इंटरनेट, वीडियो फ़ोन, प्रिंटर, मल्टीमीडिया आदि ने इस प्रौद्योगिकी को है वर्तमान क्रांतिकारी स्वरूप में बदल दिया है। सूचना युग ने दूरसंचार, उपग्रह, कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में बहुत प्रगति की है। आज की इस नई विश्व व्यवस्था में सूचना ही शक्ति है। सूचना पर जिस राष्ट्र का नियंत्रण है वही राष्ट्र आज शक्तिशाली है और इसी सूचना क्रांति के परिणाम स्वरूप विकसित देश विश्व में एक ऐसी सूचना और संचार व्यवस्था कायम करने में सफल रहे जो विकासशील देशों की आवश्यकता के प्रतिरूप ही नहीं है, बल्कि जिसमें एक तरफा मुक्त प्रवाह को और अधिक तेज कर दिया है। पांचवी इसकी विशेषता है एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था। हंटिंगटन ने तो यहाँ तक कहा था कि इतिहास में पहली बार शीत युद्ध के अंत के काल में विश्व राजनीति बहुध्रुवीय और बहुसभ्यतावादी परिलक्षित हो रही है। फिर भी 1990-91 के बाद दो दशकों में विश्व राजनीति का प्रवाह है वो बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के बजाय एक ध्रुवीयता की ओर बढ़ा है, जिसके केंद्र में संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्चस्व